नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है उसका पार्ट 2 आज ही कंप्लीट हो जाएगा। और अगला जो वीडियो आएगा वो अपना आएगा सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, यानी कक्षा 9 का जो लास्ट पार्ट है उसका नाम ही सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव है और वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद जो आएगा वो आएगा वीडियो आएगा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ये भी एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में जो एक दो वीडियो आएंगे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स, उसमें 3-4 वीडियो आएंगे आपके। और फिर इंटरनेट तकनीकी आएगी और संचार एवं इंटरनेट तकनीकी के अंदर 2 पार्ट है, कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क इंटरनेट तकनीकी, 1-2 वीडियो उसके आएंगे। फिर मैं लास्ट में दूसरा पार्ट है जो इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियाँ, डायरेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है, उसको लास्ट में लेऊंगा मैं। तो ये 5-7 दिन में आपका आईसीटी वाला पोर्शन नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सीपीयू के भाग की यदि बात करें, इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूँ। सीपीयू के यदि भाग की यदि बात करें तो सीपीयू के 3 भाग हैं, सीयू, एएलयू और मेमोरी। थोड़ा सीपीयू के बारे में बता देता हूं ताकि आप कनेक्ट हो जाएं। देखिए, सीपीयू जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, जो निर्देशों को पढ़ता है, व्याख्या करता है, क्रियान्वयन करता है, नियंत्रित करता है, संगणना करता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इतना मैंने पीछे बताया था सीपीयू के बारे में। फिर सीपीयू के 3 भाग हैं, एक तो है सीयू, एक है एएलयू, एक है मेमोरी। तो देखिए, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रक इकाई, और फिर बाद में है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अंकगणितीय व तार्किक इकाई, फिर है मेमोरी यानी स्टोरेज यूनिट या संग्रहण इकाई। तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू, अब ये थोड़ा बेस बना रहा हूँ, बाद में अपन ये तीनों पढ़ेंगे, जो सीयू है, एएलयू है, मेमोरी है। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना के निम्न भाग हैं, जो सीयू, एएलयू, रजिस्टर, आंतरिक बस। तो ये माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं, सीयू, एएलयू, ठीक है, रजिस्टर, आंतरिक बस। फिर देखिए, पहले से कंप्यूटर में ट्रांजिस्टरों को संयोजित करके बनाया गया, यानी पहले के जो कंप्यूटर थे ना, उसमें ट्रांजिस्टरों को संयोजित करके बनाया गया था। पहले के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर को संयोजित करके बनाया गया था। ट्रांजिस्टरों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, इसमें ट्रांजिस्टरों का परिपथ अधिक जटिल होता गया, यानी और ज़्यादा वायर बढ़ते गए, और ज़्यादा वायर उसमें बढ़ते गए, तथा परिपथ में अधिक ताप उत्पन्न होने लग गया, यानी वो गर्म होने लग गया। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको ये कंप्यूटर की वीडियो में। फिर देखिए, माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन धातु से निर्मित आयताकार टुकड़ा होता है। यह छोटे छोटे कंटेनर से जुड़ा रहता है, जिन्हें क्या कहते हैं, चिप कहते हैं। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। अब देखिए, अपन कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये हालांकि पीछे मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ ये इन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा था क्योंकि इसके अंतर्गत आते हैं सीयू, एएलयू, इसलिए यहाँ पर बताना पड़ा। देखिए, कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट है, ये महत्वपूर्ण यूनिट है, सूचनाओं का आदान प्रदान और नियंत्रण करती है, समस्त क्रियाओं का संचालन कंट्रोल यूनिट करती है, इनपुट आउटपुट क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। ये मेमोरी को पढ़ना, व्याख्या करना, वांछित क्रिया को संपादित करना, निर्देश देना, ये कंट्रोल यूनिट के ही कार्य हैं। और कंट्रोल यूनिट है यही एएलयू को बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ है, क्या क्रिया करनी है, परिणाम या निष्कर्ष कहाँ संग्रहित होने हैं, ये कंट्रोल यूनिट ही बताती है। फिर देखिए, जो निर्देश है वो विद्युत संकेत के रूप में जाते हैं बस के द्वारा। बस किसे बोलते हैं, तारों के समूह को। तो ये ध्यान रखना, बस किसे कहते हैं, तो तारों के समूह को कहते हैं कंप्यूटर में बस। फिर देखिए, ये 2 फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, आगे आएगी। रैम का मतलब होता है रैंडम
एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। मैंने ऊपर लिख दिया, आगे इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखी है। फिर देखिए अंकगणितीय तार्किक इकाई यानी ALU। ALU की यदि बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो अंकगणितीय क्रियाएं करता है। कंट्रोल यूनिट की निगरानी में ये कार्य करता है। 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड करता है ये। ALU में अनेक रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रहण हेतु मेमोरी का कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ALU में रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो क्षणिक मेमोरी का कार्य करते हैं, क्षणिक मेमोरी का कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखना। फिर देखिए मेमोरी, और इसकी ALU की फुल फॉर्म ऊपर आपको बता चुका मैं, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर देखिए मेमोरी, मेमोरी का मतलब है संग्रहण से। देखिए मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मुख्य मेमोरी, एक होती है बाह्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी को आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। और ये जो मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है, ये CPU का ही एक भाग है, ठीक है, यानी CPU के अंदर ही होती है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति से कार्य करने वाली होती है और इसे दो भागों में अपन बांट सकते हैं, रैम और रोम। रैम की यदि बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये अस्थायी होती है रैम, और इसे वॉयलेट यानी अस्थिर मेमोरी भी बोलते हैं। कंप्यूटर बंद होते ही ये मेमोरी है ये हट जाती है, तो ये ध्यान रखना, कंप्यूटर बंद हो गया तो ये हट जाती है, ठीक है। फिर देखिए रोम, ये स्थायी है, इसे नॉन वॉयलेट मेमोरी भी बोलते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी ये स्थायी रहती है। एग्जाम्पल है बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये ध्यान रखना, ये रोम का एक एग्जाम्पल है बायोस, ठीक है। और कंप्यूटर बूटिंग का संबंध बायोस से है, ध्यान रखना, कंप्यूटर बूटिंग का सिस्टम है वो बायोस से ही है। फिर देखिए बाह्य मेमोरी, इसे द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं। डाटा स्थायी रूप से इसमें सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टेप, ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, ठीक है। और ये चुंबकीय या प्रकाशीय होती है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। फिर देखिए बाइनरी अंक, बाइनरी अंक 0 और 1 को बोलते हैं बाइनरी अंक। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, ये ध्यान रखना। फिर देखिए रोम, और यदि दोस्तों इसकी डिटेल आपको समझनी है तो पीछे पार्ट पढ़ा रखे मैंने, पहला और दूसरा, वहाँ जाकर आप वीडियो देख लेना, क्योंकि यहाँ मैं पूरी डिटेल नहीं बता सका। डिटेल बताऊँगा फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप नहीं देखेंगे, इसलिए तो मैंने फिर शॉर्ट में लिखना शुरू किया। रोम देखिए, रोम है, इसके 3 प्रकार है, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम। देखिए प्रोम, नीचे इसकी फुल फॉर्म लिख रखी, आगे बता दूंगा। प्रोम, इसमें लिखा एक बार जा सकता है, पढ़ा बार बार जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। ये रोम की जो पी रोम है इसकी विशेषता है, लिखा एक बार जा सकता है, इसमें पढ़ा बार बार जा सकता है। ई प्रोम की यदि बात करें तो इसमें प्रोग्राम मिटाया जा सकता है, इसमें मिटाया नहीं जा सकता, एक ही बार लिखा जा सकता है, बार बार पढ़ सकते हैं बस। इसमें मिटाया जा सकता है, वह नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। मिटाने हेतु पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है ई प्रोम में। ई प्रोम की यदि बात करें तो प्रोग्राम मिटाया जा सकता है, डाला जा सकता है, ठीक है, और इसमें मिटाया जाता है विद्युत तरंगों के माध्यम से, ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए। प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए मेमोरी की इकाइयाँ, ये महत्वपूर्ण है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। 8 बिट से मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है। सामान्य मापन में बाइट इकाई काम में ली जाती है। तो यहाँ 3 प्रश्न निकलते हैं कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बिट है, और 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। बिट बहुत छोटी इकाई है, इसलिए सामान्यतः बाइट इकाई का उपयोग मापन में काम में लिया जाता है। अब देखिए पहले ये क्रम देख लीजिए मेमोरी का। तो मेमोरी की इकाइयों का बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो ये आपसे आरोही क्रम में पूछ रख सकते हैं, अवरोही क्रम में पूछ सकते हैं, छोटे से बड़े क्रम में पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखिए 4 बिट है, ये 1 निब्बल के बराबर होता है। 8 बिट है, ये 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट है, 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 KB है, ये 1
मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट है ये गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट है 1 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट है ये 1 पेराबाइट के बराबर होता है। फिर देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। देखिए जो कंप्यूटर तंत्र होता है उसका निर्माण यदि बात करें तो एक तो सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, इन दोनों से मिलकर होता है। सॉफ्टवेयर की यदि बात करें तो कंप्यूटर को क्या करना है उसके लिए जो निर्देश होते हैं उनको ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता है सॉफ्टवेयरों को। और हार्डवेयर कंप्यूटर के मूर्त वे भाग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर आदि। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अकेला हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर है वही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है। निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर देखिए सॉफ्टवेयर की यदि बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये विशेष या निश्चित कार्यों हेतु होते हैं। जैसे आप मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर के अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, मौसम विभाग से संबंधित या कोई जीके से संबंधित, मूवी से संबंधित, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर वो अलग अलग काम करता है। ऐसे कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग काम करते हैं जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। गेम के लिए अलग होता है, ठीक है, कोई वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एप्लीकेशन अलग होता है। फिर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को संचालित करने हेतु सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो काम में लिया जाता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं करेगा। देखिए सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है ये। उपयोगकर्ता व कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण में काम आता है ये। मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है ये। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ध्यान रखना आप। फिर देखिए कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे यूजर भाषा या कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर बाइनरी या मशीनी भाषा को समझता है, इंपॉर्टेंट है। बाइनरी डिजिट 0 और 1 मैंने बता दिया। यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। तो यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की मुख्यतः 3 भाषाएं हैं। तो देखिए एक तो है मशीनी या निम्न स्तरीय जिसे LLL बोलते हैं। एक है संयोजन या असेंबली मिडल भाषा बोलते हैं जिसे MLL बोलते हैं। एक है उच्च स्तरीय भाषा जिसे HLL बोलते हैं। यानी लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए सबसे पहले निम्न स्तरीय भाषा की यदि बात करें तो 0 और 1 ये बाइनरी भाषा, मशीनी भाषा इसे कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो ये निम्न स्तरीय भाषाएं हैं, बाइनरी भाषा, मशीनी भाषा और इसे कंप्यूटर समझता है। इस भाषा में कार्य करना कठिन होता है, ठीक है, यानी बाइनरी भाषा में या मशीनी भाषा में कार्य करना क्या होता है? थोड़ा कठिन होता है। इस भाषा में कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है क्योंकि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की इसमें क्या है? आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने ए डाला ना, कीबोर्ड पर ए प्रेस किया तो तुरंत उसके ऊपर आपके मॉनिटर पर ए टाइप हो जाएगा। तो ये कार्य तो तीव्र गति से करती है लेकिन थोड़ी कठिन होती है, ठीक है। फिर देखिए संयोजन, असेंबली या मिडिल भाषा यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज। मशीनी भाषा की कमियों को दूर करने के लिए मिडिल लेवल लैंग्वेज आई थी। बाइनरी भाषा के संचालन, देखिए बाइनरी भाषा के स्थान पर सांकेतिक भाषा या निम्नोनिक कोड का प्रयोग किया जाने लगा। मशीनी भाषा में इस कोड को बदलने के लिए असेंबलर, तो ध्यान रखना मशीनी भाषा में जो सांकेतिक भाषा है इसको मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता? असेंबलर का। फिर देखिए संयोजन भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन को हार्डवेयर की जानकारी क्या है? आवश्यक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे HLT, ADD, CLL, SUB सब, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर देखिए उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने हेतु उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग होने लगा। कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाने लगे। प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर व इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाने लगा। इसके अंतर्गत C++ और जावा आदि भाषाएं आती है। फिर देखिए भाषा संसाधक। भाषा संसाधक की बात करें तो ऐसे प्रोग्राम जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं उन्हें भाषा संसाधक कहते हैं। जैसे कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए काम में लिया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों को
उनके नंबर के साथ प्रदर्शित करता है, तो ये कंपाइलर है। फिर देखिए इंटरप्रेटर, वे भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। फिर देखिए असेंबलर, असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है ये असेंबलर। अब देखिए ये अलग से मैंने दो चीज़ें लिखी है। कंप्यूटर के अंदर जब भी हम टाइप करते हैं ना, तो यदि स्पेलिंग गलत हो जाती है हमारी तो रेड लाइन आएगी, यदि ग्रामर मिस्टेक हो जाती है तो ग्रीन लाइन आएगी, ये ध्यान रखना। फिर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि बात करें तो ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं। फिर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य तो स्मृति प्रबंधन करना, फाइल प्रबंधन करना, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस का मतलब है उपयोगकर्ता के साथ संबंध स्थापित करना, यूटिलिटी यानी प्रोग्रामों के कार्यों की जटिलता को कम करना, ये है यूटिलिटी। तो ये सारे काम किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की यदि बात करें तो एक तो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक यूजर का ही प्रबंधन करता है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे डोस विंडोज़, ठीक है, तो ये डोस विंडोज़ ध्यान रखना, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। फिर देखिए मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का प्रबंधन करना, जैसे लाइनेक्स। फिर देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम की यदि बात अपन करें तो वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रख रखाव तथा मरम्मत का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। उदाहरण के लिए डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, डाटा बैकअप प्रोग्राम, ये यूटिलिटी प्रोग्राम के उदाहरण हैं। जैसे ये समय समय पर कंप्यूटर में चलकर कंप्यूटर की कार्यशीलता व गति को बढ़ाते हैं। हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर का उपयोग किया जाता है। फाइलों का बैकअप लेने व बैकअप को पुनः कंप्यूटर में डालने के लिए रीस्टोर प्रोग्राम को काम में लिया जाता है। डिस्क पर अधिक आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए पीछे के क्वेश्चन, इस लेसन के पीछे के क्वेश्चन अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं इस लेसन में अपन। तो देखिए कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति तो इनपुट यूनिट। कंप्यूटर में विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम। कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर। लास्ट में ये पाठों के पीछे वाले प्रश्न है ना, तो वैसे मैं आपको एबीसीडी फॉर्मेट में रूप में अपन पढ़ लेंगे ना ICT, उसके बाद करवाऊंगा, सारे के सारे करवा दूंगा एक वीडियो में। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो अपना आएगा सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव।